Hello, bachcha log. In this session number 4 of the Bajrang series, an online series for memorization of social science topic, especially for standard 8, 9, 10, with your social science guru Tirmal sir, #Abhyas. Today, આપણે આજનો લેક્ચર ચાલુ કરીએ એની પહેલા this is the 1st May. This day has an immense influence in the history of Indian culture. Today, our own motherland called Gujarat had been established, and this is the Gujarat Foundation Day, that is 1st May. It was done in the year of 1960, bachcha log. Okay, so wish you a very happy Gujarat Foundation Day to all of you. એવું કહેવાય છે ને કે જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદા કાળ ગુજરાત. તો જે જગ્યાએ ગુજરાતીઓ વસી રહ્યા છે અને જે લોકો આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે એ બધા જ લોકોને મારા અને રસાયણમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અલોંગ વિથ ધ માય ક્લાસ તરફથી ગુજરાત ફાઉન્ડેશન ડેની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. Okay, bachcha log. So let's continue with our Bajrang series no session number 4. मैं તમને બધા જ લેક્ચરમાં કીધેલું છે. In fact, I have told you in all the lectures, and today also I am telling you that if you find any kind of doubts, if you find any kind of queries in the entire session, please write your feedback in the comment below. Okay. Now, before I start today's lecture, in the last lecture, I have asked you one question. That was how many fundamental rights were there and what are those? So the two students, one of them is Dev Solanki and the second one was the Pratham. આ બંને છોકરાઓએ બહુ જ સાચા આન્સર આપેલા છે. That is there are total 6 fundamental rights beta. So good luck, bachcha log. So today we shall start with the session number 4 topic, the Indian Constitution, and this will be our last session on the introduction of the Indian Constitution. Okay, bachcha log. So in the last lecture આપણે શું જોયું હતું? हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में बेटा? याद करो. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर 3 पिलर्स ऑफ प्रीएम्बल देखे थे. कौन से? DSS, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट. डेमोक्रेसी में मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी मतलब डेमोस और क्रेटोस 2 वर्ड को मिला के बना था बेटा. ठीक है, डेमोक्रेसी का असली मीनिंग लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन वैसा होता है. ठीक है, देन हमने रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस भी देखा था कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के लिए होता है और लोग जो खुद का जो वोटिंग का राइट है उसको यूटिलाइज करके जो सिस्टम बनाते हैं, दैट सिस्टम विल बी द रिपब्लिक, दैट इज मेड बाय द पब्लिक, हेंस इट इज रिपब्लिक. तो इंडिया के अंदर जो कोई भी गवर्नमेंट बनती है वो लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट है, तो उसको हम रिपब्लिकन गवर्नमेंट भी बोलते हैं. ठीक है बेटा लोग, ठीक है. ओके, इसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, सबको इक्वल ड्यूटीज दी जाती है, ठीक है, और सबका इक्वल स्टेटस होता है, सबको इक्वल लिबर्टी दी जाती है, सबको इक्वल जस्टिस दिया जाता है. दैट जस्टिस मे बी ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, प्रैक्टिकल और एजुकेशनल, कोई भी हो सकता है. ठीक है बेटा. ओके, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती है. दैट इज दी डेमोक्रेसी. ओके बेटा, टोटल फ्रीडम आपको दी जाती है. क्लियर है? ओके, इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट्स इन दैट, अगेन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. देन सेक्युलरिज्म के बारे में बात की थी. मैंने आपको बताया था कि भी दैट इज इंक्लूडेड इन द 42nd अमेंडमेंट्स इन द ईयर ऑफ 1976 बेटा. 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट था तभी ये सेक्युलरिज्म वर्ड को ऐड किया गया था. दैट स्टेट्स की कोई भी देश जो सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है कभी भी कोई भी एक रिलीजन के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता. ठीक है, वहां पे सारे रिलीजन कैसे होते हैं बेटा? एक जैसे होते हैं. सर्वधर्म समदृष्टि और सर्वधर्म समभाव. कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा.
न ही होगा। लेकिन एक क्राइटेरिया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई घर पे पूछ लो, बाकी तुम कुछ भी फॉलो कर सकते हो अगर घर पे से हाँ हो तो, नहीं तो અમારા ગુજરાતીઓમાં કહેવાય છુટ્ટું વેલણ પડશે, બરાબર છે કે ક્યારે કોઈ ખોટા કામ કર્યા તો that is कि अगर आपको कुछ भी करना है प्लीज आस्क योर पेरेंट्स, रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, दूसरे के पेरेंट्स को नहीं पूछना है, ठीक है। देन दी सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सोशलिस्ट गवर्नमेंट इज अ काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट की जो हमेशा कोई भी रूल्स फ्रेम करती है, कोई भी लॉ, कोई भी डिसीजन लेती है, सो द मैन द सोसाइटी आर इन दी सेंटर, सोसाइटी उसके सेंटर में होती है बेटा, ठीक है। और वहां पे सभी लोगों को इक्वल स्टेटस, इक्वल दर्जा दिया जाता है, कभी भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो इंडिया के अंदर हम लोग खुद से आवाज उठा सकते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया डेमोक्रेटिक है और इंडिया सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करती है। बोलो पता चला कि पता चला? पता चला कि पता चला? दैट्स ग्रेट। मुझे एक क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर आप स्टैंडर्ड 10 का जो चैप्टर नंबर 10 है वो प्लीज पढ़ाओ। सो यस बच्चा, कि जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है आई विल स्टार्ट विद दी सम ऑफ द फ्यू टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 10। सो यू ऑल आर वेलकम, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड 8, 9, 10 जो बच्चे 7 से 8 में आ रहे हैं, ठीक है, वो भी खास करके उनको भी कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो वो मुझे पूछ सकते हैं। इनफैक्ट जो हु आर इन जस्ट नाउ स्टैंडर्ड 10 उनको भी अगर कुछ भी डाउट है सो दे ऑल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बेटा कमेंट सेक्शन इज कंप्लीटली फॉर योर्स और आपकी हर बात हमारे तक डेफिनेटली पहुंचने वाली है, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी आर सेशन नंबर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि आपको मैंने लास्ट में मैंने बहुत अच्छी सी लाइन आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो बेटा, कि रिटन साइज ऑफ सिंगल फेडरल सिस्टम रेसिड्यूज यूनिफाइडली अरेंजमेंट द पार्लियामेंट फॉर judicial amendments to adult secular review to keep rights, duties, principles and provisions। ये क्या है? मतलब ये है क्या? कहना क्या चाहते हो तुम? सो बेटा दिस इज नथिंग बट द 14 बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर जो हम फीचर्स के बारे में देखने जाए तो उसके टोटल 14 फीचर्स है बेटा। कितने हैं? 14 फीचर्स। और ये 14 फीचर्स आपको एक स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिख के दिए हैं, ठीक है। जैसा ही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम बड़ा बड़ा वो सब सारे 14 नाम कौन याद रखता है भाई, किसको टाइम है, नहीं है ना। तो एक सेंटेंस याद रखो, बात खत्म, ओके। कैसे देखेंगे यहाँ पे हम 14 फीचर्स कैसे बताऊंगा मैं आपको। देखो इधर, तो सबसे पहला होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, लेटर ऑन विल टॉक अबाउट इन डिटेल ऑफ ईच वन, ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिटन डॉक्यूमेंट, सेकंड इज साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इज सिंगल सिटीजनशिप, फोर्थ इज फेडरल सिस्टम, देन उसी का पार्ट है दिस इज द रेसिडरी पावर्स, देन नंबर 5 यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग द क्राइसिस, फिर नंबर 6 आता है पार्लियामेंट, देन नंबर 7 आएगा जुडिशियल रिव्यू, द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियल सिस्टम, सॉरी, फिर अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, फिर आएगा अडल्ट सफरेज, उसके बाद सेक्युलरिज्म, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फिर आता है स्पेशल प्रोविजंस। કેટલું સહેલું, બરાબર કે નહીં? ठीक से, ओके। तो याद रखो यहाँ बेटा, these are the 14, let us count, number 1 2 3 4, this is part of the 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14, ये दोनों एक ही है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, बोलो क्लियर है, ओके। कैसे याद रखेंगे बेटा? तो सिंपल सेंटेंस है कि भी रिटन साइज ऑफ व्हाट? सिंगल फेडरल सिस्टम। और वो क्या करता है? दैट रेसिड्यूज द यूनिफाइड अरेंजमेंट। आपको LY नहीं लिखना हो तो सिर्फ आप यूनिफाइड लिखो तो याद रह जाएगा। यूनिफाइड अरेंजमेंट, ओके, यूनिफाइडली अरेंज व्हाट इट अरेंज, दैट रेसिड्यूज विल यूनिफाइडली अरेंज व्हाट? द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को अरेंज करता है फॉर व्हाट? फॉर जुडिशियल अमेंडमेंट्स। कौन सा अमेंडमेंट? जुडिशियल अमेंडमेंट।
टू whom? टू एडल्ट, टू सेक्युलर, टू सेक्युलर रिव्यू, फिर यहां पे भी आप कॉमा कर सकते हो, टू कीप द राइट्स, ड्यूटीज, प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस। तो ये सिंपल सेंटेंस हमको याद रखना है बेटा, ठीक है, किस लिए? जस्ट टू कीप माइंड द 14 बेसिक फीचर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट ऑल दीज 14। द फर्स्ट वन इज रिटन डॉक्यूमेंट। बेटा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा, वो इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है बेटा। कैसा है? रिटन है। एंड इसके अंदर सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में दी गई है, ठीक है, वो लिखा हुआ है, इसीलिए इट वन ऑफ द बेसिक फीचर्स के बहुत सारे देश है पूरे वर्ल्ड में कि जिनके रिटन डॉक्यूमेंट्स है, एक्सेप्ट फॉर आई गेस इंग्लैंड और आयरलैंड और अनदर कंट्रीज आर देयर। उनके सिवाय बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनके रिटन डॉक्यूमेंट्स है बेटा, कि जो लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, पता चला। फर्स्ट बेसिक क्लियर है, रिटन है, ओके। नाउ द सेकंड इज साइज। साइज का मतलब क्या है बेटा, कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स all the minute details of the each and everything, all the minute details of each and everything बेटा, ओके, ठीक है। और उसी के लिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट और द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड। व्हाई इज इट सो? बिकॉज उसके अंदर सारी चीजें, ऑल द शेड्यूल्स मीन्स कैटेगरी। मुझे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल एंड आर्टिकल बच्चा। तो शेड्यूल्स जो है वो बेटा वो कैटेगरीज हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैटेगरीज दी गई हैं, सो शेड्यूल्स आर द कैटेगरीज। नाउ व्हाट आर दिस आर्टिकल्स? सो कैटेगरीज के अंदर जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग द प्रोविजंस, ठीक है, कि भी इसके अंदर ये आएगा, इसके अंदर ये आएगा, इसके अंदर ये आएगा, दोज स्टेटमेंट्स फॉर द प्रोविजंस आर आर्टिकल्स। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। एंड अनदर था कि पार्ट। तो पार्ट मतलब व्हाट, कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इतने पार्ट में डिवाइडेड है। बोलो पता चला कि पता चला? सो पार्ट्स, शेड्यूल और आर्टिकल। क्लियर है? क्लियर है? ओके बेटा, आई होप योर डाउट्स गेट क्लियर, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में इसके अंदर ऐड है, उसी के वजह से द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट ना बेटा, द लार्जेस्ट ऑफ एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, ओके। देन सिंगल सिटीजनशिप। ये जो सिंगल सिटीजनशिप वाला फंडा है वो हमने अडॉप्ट किया है बेटा। कहां से अडॉप्ट किया है? उठाया है। गुजरातीओ ની આદત હોય ખાસ કરીને, બરાબર છે? ओके, आज थोड़ो गुजराती दिवस है એટલે નીકળશે, वांधो नहीं, ओके, ठीक है। तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप वाला फंडा है वो हमने कहां से उठाया है? वी हैव टेकन इट फ्रॉम द इंग्लैंड, जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने उठाया है। दैट मीन्स द ऑल द पर्सन हु आर all the person or all the people who are living in India, they have equal citizenship, means they all are the citizens of India, nothing else। आप सबके पास आधार कार्ड है, ठीक है, तो आपका आधार कार्ड और जो बंदा उत्तर प्रदेश में रहता है उसका आधार कार्ड दोनों अलग अलग है बेटा? नहीं। क्यों? क्योंकि यू ऑल आर द सिंगल वन, आप एक ही देश के रहवासी हो। पता चला? दैट इज कॉल्ड द सिंगल सिटीजनशिप, कि भी सबको एक समान आइडेंटिटी दी जाए, दैट इज द सिंगल सिटीजनशिप। लेकिन बिफोर द 370 केम इन 2019 इन जम्मू कश्मीर के अंदर बिफोर 2019 देयर वर डबल सिटीजनशिप वर देयर, कि वहां के लोगों के पास जम्मू कश्मीर की भी आइडेंटिटी होनी चाहिए और इंडिया की भी आइडेंटिटी होनी चाहिए। लेकिन आफ्टर 2019 व्हेन जम्मू कश्मीर बिकेम द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, now this is one question I am putting in forward to you. Please comment your answer in the comment section. What do you mean or what is the definition for the union territory? हम किसको union territory बोलते हैं and how many union territories are there and name them? Write your answer in the comment section, okay? And I will discuss कि भी किसने ये आंसर किया है, उनका नाम हम यहाँ पे लेंगे और उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करेंगे कि भी आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, लाइक दैट, ओके, ठीक है। चलो,
तो डबल सिटीजनशिप जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन व्हेन जम्मू कश्मीर बिकेम द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय अप्लाइंग द आर्टिकल 370, लेटर ऑन वहां पे भी सिंगल सिटीजनशिप इंप्लाई कर दिया गया है, मतलब अभी इंडिया में कहीं पे भी सिंगल सिटीजनशिप नहीं है बेटा। ओके, ठीक है, चलो। देन वी हैव फेडरल सिस्टम। नाउ फेडरल सिस्टम मींस व्हाट? फेडरल सिस्टम मतलब पूरा जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। टेल मी वन थिंग, आप मुझे एक बात बताओ कि पूरा देश एक बंदा चला सकता है? नो। पूरा देश दो बंदे चला सकता है? नो। एक जगह पे बैठ के चला सकते हो? नो। मतलब यू नीड एन एंटायर ग्रुप, यू नीड सो मैनी थिंग्स, यू नीड सो मैनी पीपल, यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क अमॉन्ग द पीपल अगर आपको देश चलाना हो तो, ठीक है। सो दैट इज द फेडरल सिस्टम बेटा। फेडरल सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि भी पूरा देश चलाने के लिए यू नीड एन एंटायर सिस्टम, कि जहां पे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हो, ठीक है। दैट इज सिंपली ऑल्सो नोन एज फेडरलिज्म। दो टाइप के फेडरलिज्म होते हैं, खास करके जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, वर्टिकल फेडरलिज्म एंड हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म। वर्टिकल फेडरलिज्म के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है, वो सबसे ऊपर वाले बंदे के पास ज्यादा होती है, देन नीचे 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 पावर कम होती जाती है, ठीक है। वेराज इन द हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म क्या होता है, जो जितने लोगों को पावर दी गई है वो सारी पावर कैसी है बेटा? सेम है। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पावर गवर्नमेंट के अंदर डिवाइड की गई है इन 3 ऑर्गन्स। हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर? 3 ऑर्गन्स। कौन से? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये तीनों के पास सेम पावर है। नाउ इसके नीचे जहां जहां पे भी सब डिवीजन होता है, ठीक है, अगर मैं आपको लेजिस्लेचर की बात करूं तो पार्लियामेंट आएगा, फिर लोकसभा, फिर मतलब पहले राज्यसभा, फिर लोकसभा, देन लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल दैट स्टफ। तो जो पार्लियामेंट से लेजिस्लेटिव असेंबली तक जाते हो आप, वहां पे क्या फॉलो होगा? वर्टिकल फेडरलिज्म फॉलो होगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे पावर्स कम होती जाएंगी, ठीक है। फेडरल क्लियर है? फेडरल क्लियर है? ओके, अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू इट अगेन, ठीक है। देन आता है बेटा रेसिडुअरी पावर्स। बिफोर आई वेंट टू रेसिडुअरी पावर्स, जो फेडरल सिस्टम मैंने आपको बताया बेटा, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मैंने बोला, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंडिया के अंदर हम 3 तरीके से करते हैं। एक पावर हम देते हैं सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक पावर हम देते हैं सिंपली स्टेट गवर्नमेंट को, और एक पावर ऐसी होती है जो हम दोनों के बीच में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं, मतलब ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, उनके जो पावर का लिस्ट है उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है। देन दी सेकंड है, वो है स्टेट के पास जो पावर है उसको बोलते हैं हम स्टेट लिस्ट, मतलब उसके अंदर क्या क्या पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है वो लिखा होता है। और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब ऐसी पावर्स की जो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, ठीक है, ओके। लेकिन उसमें ज्यादा इंफ्लुएंस किसका होता है? किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ओके। नाउ ऐसे भी कुछ पावर्स है कि जो ना तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दैट मीन्स कि भी ऐसे भी पावर्स है कि जो ना तो यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं, ना ही स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं, ना ही कंकरेंट लिस्ट में दिए गए। तो उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे रेसिडुअरी पावर्स। उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? रेसिडुअरी पावर्स, ठीक है, ओके। एंड दैट इज उसका जो मेन अथॉरिटी है, दैट इज लाई इन द हैंड ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर वो उसके हिसाब से अपना काम करती है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल आपको दिया गया है, से फॉर एग्जांपल टैक्स। तो जो इनकम टैक्स का जो फंडा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो टैक्स है, दैट विल बी टेकन अंडर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वेराज जो रेवेन्यू टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ठीक है, जो लोकल लेवल के जो टैक्स है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से रेसिडुअरी पावर्स को कहां इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यस बच्चा, सो विल कीप up till this today because it is almost 20 minutes और मैं आपको ज्यादा हेडेक नहीं देना चाहता। Stay with me, please enjoy this session, ठीक है। आज हमने ये 4 पावर्स देखे हैं। In the next session I'll start with this 5th power, that is the unified arrangement during the crisis। लेकिन हाँ बेटा, मैंने आपको एक चीज
पूछी है वो याद रखना. व्हाट इज यूनियन टेरिटरी, ठीक है, एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर, प्लीज नेम देम इन द कमेंट सेक्शन. वी विल डिस्कस द आंसर टुमारो at the same time. ठीक है, okay, till that stay home, stay safe, stay tuned with us, wash your hands properly, and yeah, till that, goodbye.